नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी हिंदी क्लास में। दोस्तों ये क्लास सीटीटी के लिए केंद्रीय पात्रता परीक्षा के लिए चलाई जा रही है, जो कि बाल विकास में शिक्षा 7 से संबंधित क्वेश्चनों को देखेंगे। ये प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है और ये विभिन्न एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन हैं, क्योंकि आपका दिसंबर 2024 का एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है और उसके फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। अगर आप लोग ना अप्लाई किए हों तो अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि हमारा टारगेट है दिसंबर 2024। ये बाल विकास के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और इन क्वेश्चनों को आप क्वेश्चन पढ़ना और सारे ऑप्शनों को देखना, फिर अपना गेस करना कि उत्तर कौन सा सही होगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन है, लेव वाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे। दोस्तों क्वेश्चन पढ़ना और ऑप्शन भी सारे पढ़ना और तब गेस करना कि उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका होगा दोस्तों प्रोजेक्ट विधि, सहयोगी प्रोजेक्ट विधि होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, जो कि समाज संरचना सिद्धांत के दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे, जो कि सहयोगी प्रोजेक्ट विधि। ऑप्शन नंबर आपका ए दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अपनी कक्षा के वैयक्तिक भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि, बताइए क्या होगा ऑप्शन नंबर, कि शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों, बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें, या बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। अगला आपका बताइए। तो आपका ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा कि बच्चों से बातचीत करें और उनके दृढ़ दृष्टिकोण को महत्व दें। यह आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए देखिए, व्यक्तिगत भिन्नताओं को निपटने के लिए बच्चों को शिक्षक को बच्चों से बातचीत करना तथा उसके दृष्टिकोण को महत्व देना होगा। प्रत्येक बालक को जब यह लगता है कि वह महत्वपूर्ण है तथा उसके विचारों को महत्व दिया जा रहा है, तो उसके अधिगम कौशल में अधिक निपुणता आती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि इससे विद्यार्थी में भय और तनाव का संचार हो, इससे विद्यार्थी और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि प्राप्त हो, या केवल एक वर्ष के अंत में हो, या विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा, गेस करिए। आपका उत्तर इसका दोस्तों सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्ट फीडबैक प्राप्त हो। ऑप्शन नंबर ये आकलन का उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 शिक्षक की भूमिका है, बताइए क्या है, सत्तावादी या अधिनायकीय, या फिर आपका अनुपातिक या सुविधादाता। तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा जो सुविधादाता के रूप में है, जो कि पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका एक सुविधादाता के रूप में होती है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों डी सही हो जाएगा। दोस्तों सीटेट का पेपर है, इसमें आपको रटने से काम नहीं चलेगा, उसको समझना आवश्यक है। पहले क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद ऑप्शन को पढ़िए, और जब आप समझ के पढ़ेंगे तभी आप उत्तर दे पाएंगे, नहीं तो आप उत्तर कतई नहीं दे पाएंगे। क्योंकि ये क्वेश्चंस जो होते हैं ये मनोविज्ञान पे आधारित होते हैं। जो क्वेश्चन इसमें आपको सही लगता है, अगर आप रट के जाएंगे तो वो क्वेश्चन हमेशा गलत आपको हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन को पढ़िए और पढ़ने के बाद फिर उत्तरों को देखिए और समझ कर उत्तर दीजिए, तभी आपका उत्तर सही होगा, नहीं तो उत्तर आपका सही नहीं हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षा विद्यार्थियों की अधिगम क्या होगा दोस्तों, बताइए। ऑप्शन नंबर क्या आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सही हो जाएगा, एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है का एक मान निर्धारक होती है, या साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए, या पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती है। तो बताइए
ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, प्रभाव छोड़ती है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनको शामिल किया जाता है कहाँ? एक काल्पनिक लक्ष्य है या उसमें अक्षमता ना हो, उन बच्चों के लिए हानिकारक है, विद्यालयों पर भार बढ़ा देता है देगा, या शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सही हो जाएगा कि शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। दोस्तों समय जरूर लगता है, क्वेश्चन पढ़ने में समय लगता है, लेकिन अगर आप बार बार इसी तरह से रट के क्वेश्चन जाएंगे तो कभी आपका क्वेश्चन सही नहीं होगा और हमेशा आप एग्ज़ाम देते रहेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन समझ पे आधारित होते हैं। चाहे आपके सीटेट का पेपर जितने भी, चाहे पर्यावरण अध्ययन हो या फिर आपका सीडीपी हो, ये समझ पे आधारित होते हैं। अगर आप क्वेश्चंस को समझेंगे, अपने अनुसार देंगे और बच्चों को केंद्र में रख करके देंगे, तभी उत्तर आपका सही होगा, अन्यथा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए अगर समय लग रहा है क्वेश्चन पढ़ने में तो बेशक आप इसको अच्छे से पढ़िए और फिर उत्तरों को देखिए, फिर गेस करिए। और अगर आप प्रश्न पढ़ लेंगे और फिर तुरंत उत्तर दे देंगे तो उत्तर आपका कभी सही नहीं होगा। इसलिए समय भरी लगे, समय लगता है कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग जो है क्वेश्चन को हमेशा अच्छे से पढ़िए और समझिए। तो आपका विशेषज्ञता वाले बच्चों को शामिल करना, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए देखिए, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों में विभिन्न भेद होते हैं। ऐसे बच्चे शामिल होते हैं कौन? बौद्धिक दृष्टि से, अगला होता है शैक्षिक दृष्टि से, अगला शारीरिक दृष्टि से, समस्यात्मक दृष्टि से। इस प्रकार के बच्चे इसमें शामिल होते हैं। अगला है, विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। यह कथन है दोस्तों, यह कथन है, किसका कथन है बताइए? गलत है, क्योंकि यह बच्चों के लिए सुविधा उत्पन्न कर सकता है और वह स्वयं को अलग थलग महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल सही है आपकी बात, ये भी गलत है। सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। बिल्कुल सही है। जब बच्चे सामाजिक और आर्थिक सामाजिक पृष्ठभूमि से बच्चों से युक्त कक्षा में शामिल होंगे तो अपने साथियों से कौशल सीखते हैं। यही आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। बाकी सही है, क्योंकि इससे कक्षा में अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देते हैं, ये भी गलत है। और गलत है क्योंकि यह अनावश्यक स्पर्धा क्यों लेते हैं, ये भी गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सही हो जाएगा बी। चलिए आगे देखते हैं। सुनने में असमर्थ बच्चा, क्या बच्चा? आगे बढ़िए। श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। क्या ये सही है दोस्तों? बताइए। नहीं, ये गलत है। अगला, केंद्रीय अकादमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। ये भी गलत है। नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। ये बिल्कुल सही है। सुनने में असमर्थ बच्चा अगर विद्यालय में, नियमित विद्यालय जाता है और उसमें सुविधाएं और साधन उपलब्ध कराए जाते हैं तो वो बहुत अच्छा कर सकता है। ये ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी दोस्तों सही हो जाएगा। बाकी नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन कर सकेगा, ये भी आपका गलत है। तो सबसे उचित जो कथन होता है इसमें, इस क्वेश्चन में, तो यही है आपका कि शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, ये आपका है नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है और उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जा सकते हैं। यही सबसे अच्छा उत्तर है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान विद्यार्थी की है? बताइए। तो वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है? नहीं, कभी प्रतिभाशाली आक्रामक और कुंठित नहीं होता है। यदि कक्षा की गतिविधि अनेक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। तो क्या ऑप्शन ये सही है? बिल्कुल सही है। अगर प्रतिभावान बालक है तो उसको चुनौतीपूर्ण कार्य करना पसंद होता है और वो सरल जो है काम को करने में रुचि नहीं लेता है। हमेशा वो कठिन कार्य
करने में रुचि लेता है, और अगर उसको सरल काम दिया जाएगा तो वो ऊब जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी दोस्तों सही हो जाएगा। यही प्रतिभावान विद्यार्थी के विशेषता है, और वह बहुत ही तुक मिजाज का होता है। नहीं, ये तो कोई विशेषता नहीं हो इसकी। वह रस्मी व्यवहार करता है, जैसे हाथ थपथपाना, नहीं, ये सब गलत है आपके। तो सबसे उपयुक्त क्वेश्चन में उत्तर आपका यही होगा कि वो कक्षा की गतिविधि में चुनौतीपूर्ण नहीं होती है, तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है, तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और उड़ जाता है। बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन पढ़ने में समझ जरूर लगता है, लेकिन समझ के हमेशा क्वेश्चन पढ़ो। जब समझ के पढ़ोगे तभी आपका उत्तर आगे कर पाओगे, नहीं तो आप ऐसे तुरंत पढ़ करके और क्वेश्चन पढ़ोगे नहीं तो आगे आपको एग्जाम में कभी उत्तर आप सही नहीं कर पाएंगे। देखिए, अब थोड़ा देख लीजिए इसमें, जिन बालकों की बुद्धि समान बालकों से अधिक होती है प्रतिभावान बालक कहलाते हैं। ये क्या है? प्रतिभावान बालक की विशेषता। विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग बुद्धिलब्ध के आधार पर प्रतिभावान बालकों को दोस्तों वर्गीकृत किया। जैसे टर्मन ने 140 से अधिक बुद्धिलब्ध वाले बालक को प्रतिभाशाली कहा है, जबकि डनलप ने 132 से अधिक बुद्धिलब्ध वाले बालकों को प्रतिभाशाली माना है। और प्रतिभावान विद्यार्थियों की विभिन्न विशेषताएं होती हैं, जैसे इनमें पढ़ने लिखने में रुचि होती है, कठिन विषयों में रुचि, शब्द भंडार, व्यापक समस्याओं का समाधान शीघ्र कम गति से करते हैं, तथा इसमें मानसिक क्रियाओं, तर्क, चिंतन, निर्णय दोस्तों स्मरण करने की योग्यता अधिक होती है। इसलिए यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण ना हो तो बच्चे कम प्रेरित अनुभव करते हैं दोस्तों। चलिए अगला है, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। कैसे बढ़ा सकती है? देखिए, तो क्या अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर? क्या ये सही है? नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल नहीं सही है। ड्रिल और अभ्यास के द्वारा? क्या ये सही है? बी, ये भी नहीं सही है। अगला क्या, अपने शिक्षार्थियों को प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर? क्या प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देंगे तभी क्या प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है एक शिक्षिका? नहीं। विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके, हाँ, जब कोई भी बच्चे को जो उसके जीवन में हो रहा है, घटित हो रहा है, उससे संबंधित अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं या विषय वस्तु दे रहे हैं तो आसानी से अधिगम को अच्छी प्रकार से बढ़ा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी दोस्तों सही हो जाएगा। यानी उनके जीवन से संबंधित, साथ में संबंधित करके उसको पढ़ाइए तो वो आसानी से पढ़ जाएगा बच्चा। चलिए देखिए, देखते हैं, पाठ्य वस्तु को छात्रों के जीवन से जोड़कर उस पाठ को आसानी से और रुचिपूर्ण ढंग से छात्रों को सिखाया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? बताइए। बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता हैं? क्या ऑप्शन नंबर ये सही है? नहीं, निष्क्रिय थोड़ी ना होते हैं बच्चे, बच्चे निष्क्रिय कतई नहीं होते, तो ऑप्शन नंबर ये गलत हो जाएगा। बच्चे समस्या समाधान करता है? हाँ, ये हो सकता है कि बच्चे आपके समस्या समाधान करता है। बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है? हाँ, ये भी हो सकते हैं, वैज्ञानिक शोधकर्ता भी हैं। और क्या बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं? हाँ, अन्वेषक भी हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी भी सही है, सी बी और डी, क्योंकि आपके ऑप्शन दिए गए हैं तो आपका बी सी डी किस में आपका आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी में। तो यही आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं। विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? बताइए, कौन सी विधि सबसे प्रभावी हो सकती है? बताइए, ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा दोस्तों? पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ में बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझा जाना चाहिए? क्या ये सही है? नहीं, ये भी सबसे प्रभावी विधि तो नहीं है। अगला है, यदि करने के लिए कहकर विद्यार्थियों को गलत विचारों को सही विचारों में बदलना, क्या ये सही है? ये भी आपका सही नहीं है। विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। हाँ देखिए, विद्यार्थियों को उदाहरण देना लेकिन तर्क शक्ति का उपयोग करके उसे के लिए प्रोत्साहित करना, यही आपका उत्तर सबसे सटीक हो सकता है। अगला, जब विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन ना हो जाए तब तक दंड का प्रयोग करना। नहीं, दंड तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए बच्चों को। तो ऑप्शन नंबर आपका सी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला है, प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे
कहाँ सीखेंगे? जहाँ उसकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वह अनुभव करते हैं कि वह महत्वपूर्ण है। क्या सही है? बताइए। हाँ, ये आपका, क्योंकि आवश्यकताओं की पूर्ति जहाँ होती, संवेगों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती वहाँ, और वह अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण है, वहीं पे जो है प्राथमिक विद्यालय के बच्चे वातावरण में प्रभावी ढंग से सीखेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। क्या? जहाँ शिक्षक एकाधिकारवादी है और स्पष्ट आदेश देता है, नहीं, आदेश तो दे ही नहीं सकता है। जहाँ मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान देना, नहीं, ये भी आपका गलत है। जहाँ शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है, नहीं, निष्क्रिय तो रह ही नहीं सकता है। तो ऑप्शन नंबर सबसे सटीक यही बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर आपका ए दोस्तों सही हो जाएगा। जब बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है कि एक पक्षी, इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है? तो 14 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? बताइए। बच्चे की स्मृति पहले से भंडारित होती हैं, क्या सही है दोस्तों? या बच्चे में पक्षी का संप्रत्यय विकसित हो चुका है, या बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है? तो सबसे सटीक इसमें आंसर आपका हो सकता है कि बच्चे की स्मृतियाँ पहले से भंडारित, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों इसमें बी और सी सही हो सकता है। ये है कि बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है और बच्चे अपने अनुभव बताने के लिए भाषा में कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। ये आपका ऑप्शन सही है, सबसे सटीक। तो ऑप्शन नंबर आपका बी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहन कर सके? चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो, क्या ये सही है? या तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते, देखो उसने इसे एकदम ठीक कर दिया। या काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफ़ी मिलेगी, इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे। बिल्कुल सही है, यही आपका सबसे सटीक है कि इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे, यही आपका उत्तर सही होगा। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में हम इतने ही 15 क्वेश्चनों को रखेंगे और इसका 15 क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट के अगले दिन करवाएंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा तो आप लोग देखते नहीं हैं। और भले ही क्वेश्चन आप 1 या 2 10 क्वेश्चन पढ़ो, लेकिन उसको पूरा पढ़ करके समझ करके और उसके ऑप्शनों को समझ करके तभी उत्तर देना चाहिए। तो मैं बहुत ही स्लो करवाऊंगा, क्योंकि अभी तो आपके फॉर्म ही पढ़ रहे हैं, और स्लो आप पढ़िए और समझ के पढ़िए, तभी आपका क्वेश्चन एग्ज़ाम में सही कर पाएंगे। और जल्दबाजी करोगे और आपको लग रहा है कि समय ज़्यादा लग रहा है क्वेश्चन पढ़ने से, तो आपके मन और मस्तिष्क में क्वेश्चन बैठ नहीं पाएगा, आप समझ नहीं पाएंगे, तो कतई आप क्वेश्चन सही नहीं कर पाएंगे। इसलिए सीडीपी एक मनोविज्ञान है, मन का विज्ञान है। अगर आप बच्चों को केंद्र में रख करके और समझ करके उत्तर देंगे तभी आप सही कर पाएंगे, क्योंकि अभी तो आप सिर्फ सीख रहे हैं, तो सीखने में आपको पढ़ने में समय लग रहा है। लेकिन अगर आप इसको एग्जाम में बैठेंगे और पहले से प्रैक्टिस इस प्रकार से समझ के किए होंगे तो बहुत जल्दी आप क्वेश्चनों को कर लेंगे। अभी तो आप सीख रहे हैं, तो अगर आपका समय लग रहा है तो इससे विचलित मत होइए। और इसी प्रकार से अगर आप विचलित होंगे समय को देख करके कि 15 क्वेश्चन कर रहे हैं और क्वेश्चन बहुत कम हो पा रहे हैं, तो फिर दिक्कत होगी, आप एग्जाम में कभी इसको अच्छे क्वेश्चन का कब क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। सीडीपी एक मनोविज्ञान है, फिर मैं कह रहा हूँ, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से समझ करके सारे क्वेश्चन को समझिए, फिर ऑप्शन को पढ़िए, फिर उसमें जो सबसे अच्छा उत्तर सटीक लग रहा हो उसको देना चाहिए। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।